इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वे। सबसे पहले नंबर पे बच्चों देखें, हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ की एक शीट है। शीट क्या है? फाइनाइट लेंथ की, मतलब इसकी लेंथ तो आपको पता ही है, साफ नजर आ रही है, मगर इसके ऊपर चार्जेस बहुत ज्यादा है तादाद में। चार्जेस इस पे इनफाइनाइट है, इसलिए इसको क्या बोलता है? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हाँ झूलेलाल चीता। लो जी, हमारे पास बच्चों एक फाइनाइट लेंथ की शीट है, मगर इसके ऊपर चार्जेस क्या है? इनफाइनाइट। हमने क्या काम करना है? हमने इस शीट के करीब, किसके करीब? इस शीट के करीब किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करना है। क्या करना है? शीट के करीब किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। क्या बोला मैं? किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक। यस, ये वो पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, वो यहां पे भी हो सकता है। लेट मी से हमारे पास शीट के करीब ये एक पॉइंट है P। मैंने इस पॉइंट के करीब क्या मालूम करनी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब इस पॉइंट पे मालूम करनी है। अब ये पॉइंट आप देखें शीट से बाहर है, ऐसे ही। बच्चों चलिए लिखिए, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसीडर इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिखिए, कंसीडर इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज is distributed, consider infinite positive charge is distributed, जल्दी, consider infinite positive charge is distributed over a sheet of finite length, over a sheet of finite length as shown in the figure, over a sheet of finite length as shown in the figure। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि बच्चों एक फाइनाइट लेंथ की शीट है और उसके ऊपर हम लोगों ने एक इनफाइनाइट चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। डन हो गया। टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द शीट एट एनी पॉइंट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द शीट एट एनी पॉइंट, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द शीट एट एनी पॉइंट। अगर हम लोग शीट के करीब किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द शीट एट एनी पॉइंट, वी विल अप्लाई गॉसेस लॉ। हम किसको अप्लाई करेगा? अरे बोलते नहीं हो, गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो आपके अब्बा जी ने आपको गॉसेस लॉ का पहला फार्मूला बताया था, एप्लीकेशन का पहला स्टेप बताया था, याद करो क्या? तो मेरी फूफी ने आगे लिखना, लिखो लिखो जल्दी। सबसे पहला स्टेप हो गया यहाँ पे ड्रॉ गॉसियन सरफेस। हम लोग सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? बोलो हाँ नाशु था। अरे बोलते नहीं हो, जल्दी जल्दी बोलो, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। अब गॉसियन सरफेस एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जो उस पॉइंट को घेर लेती है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करनी होती है। जिस तरह वलीमे की रोटी पे आप लोग टूट के पड़ते हैं, है ना? वैसे ही जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है उसके गिर्द टूट के पड़ जाने, घेरा बना लेना ताकि कोई याद आ सके। ठीक हो गया? ओके ले जी। अब यहां पे मैं घेरा कैसे बनाऊंगा भाई? मैं इससे गिर्द घेरा बनाऊंगा, मेरा इस शीट से भी क्या लेना देना होगा? मैंने कोई ऐसी सरफेस इमेजिन करनी है जो इस शीट के अंदर से भी गुजर रही हो और इस पॉइंट को भी घेर ले अपने अंदर से। क्योंकि शीट की तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो वो जो सरफेस हमने चूज करनी है वो सारी बात है वो बच्चों इस स्फीयर का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, और स्फीयर कह रहा हूं शीट का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो उसके लिए जरा गौर से देखें हम क्या करने लगे। ये शीट दिखाओ, एक बॉल पॉइंट भी दिखाओ, कोई बॉल पॉइंट। चलिए ये देखें, ये बच्चों हमारे पास एक शीट है। ये हमारे पास क्या है? ये है, ठीक है। ये क्या है? शीट है। इस शीट पे आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमने। अच्छा अब नहीं नजर आ रहा, चलो कोई बात, दादी के लगा के रखा था। ये देखिए अब बच्चों हमने क्या काम करना है, इस शीट के करीब
यहां पर ये एक पॉइंट है, सपोज में इस पॉइंट पर क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। अब जाहिर बात है वो जो मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, मैंने काम करूंगा सबसे पहला स्टेप क्या बताया, गॉसियन सरफेस। मैं गॉसियन सरफेस लेके आया सिलेंडर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, माशाल्लाह ये सिलेंडर है, वाह बड़ा बम है, ठीक है। अब हम इसको शीट के अंदर से यहां से गुजार देते हैं। अब बच्चों ये देखें, जैसे ही मैंने सिलेंडर को शीट में से गुजार दिया, इस सिलेंडर की लेंथ शीट की दोनों साइडों पर इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ताकि हमारी कैलकुलेशंस एक्यूरेट हो। अच्छा, अब देखिए वो पॉइंट यहां पर कहीं पे आ गए, जिस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी थी ना, इस सरफेस उस पॉइंट को क्या कर लिया, घेर लिया। क्या कर लिया, तो बच्चों ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, और ये गॉसियन सरफेस ने उस पॉइंट को अपने अंदर घेर लिया। ये देखें जरा, यानी कि हुआ कुछ यूं कि बच्चों मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, और मैंने बच्चों उस गॉसियन सरफेस को इस शीट में से गुजारा। वाह बच्चों ये देखो, क्या इस शीट ने, क्या इस शीट ने जो हम लोगों ने सिलेंडर ड्रॉ किया है, इस सिलेंडर के उस पॉइंट को अपने अंदर घेर लिया, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। यस सर, ओके यस सर। अच्छा, अब जरा अगली बात में सुने, मगर एक दुखी बात ये है कि ये जो सरफेस मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, इसके ना दो एंड फेसेस है, जरा गौर से देखिए, ये एक है लेफ्ट साइड पर एंड फेस, एक है राइट साइड पर एंड फेस, और एक पूरी खुद गोल है। ये सफियर है ना, आप इसको सपोज करिए, ये देखें ये सफियर है, ये गोल है ऐसे पूरा, ये एक पूरी इसकी कर्व्ड सरफेस है। एक कौन सी सरफेस है, जबकि ये एंड पे आपको नजर आ रहा है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, इसी तरह इसका दूसरा एंड भी बिल्कुल क्या है, तो इसको हम बोलेंगे, एक साइड को बोलेंगे, एक साइड को बोलेंगे लेफ्ट हैंड फेस, एक साइड को राइट हैंड फेस, और एक पूरा कर्व्ड फेस। इसके टोटल कितने फेसेस बनेंगे, याद रखिएगा। हमारे पास इस वक्त जो गॉसियन सरफेस है उसके कितने फेसेस आ गए, तीन फेसेस आ गए, एक कर्व्ड फेस पूरे वाला, और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड वाला एंड फेस। तो लिखिए गॉसियन सरफेस, हियर गॉसियन सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ अ, हाँ जी किसकी फॉर्म में, सिलेंडर, जिसके बच्चों हैविंग थ्री फेसेस। वाओ बच्चों इसके तीन फेसेस हैं, टू एंड फेसेस एंड वन कर्व्ड फेस, जिनमें से बच्चों टू क्या है, टू एंड बोले वन कर्व्ड फेस, जिसमें से बच्चों दो एंड फेसेस हैं और एक क्या है, कर्व्ड फेस। ओके हो गया, यहां तक ओके है? क्या आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों अब हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन का सेकंड एप्लीकेशन का सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड चार्ज एनक्लोज। बोलो ना भाई, गॉसियन सरफेस। बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज है, हम लोगों ने उस चार्ज को क्या करना है, मालूम करना है। क्या करना है बच्चों, जो चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड है। अब मेरी जरा बात गौर से सुनना, ये देखो बड़ी सादा जुबान में आपको एक बात बताने लगा हूं। ये देखें, जब मैं इस सिलेंडर को इस शीट में से गुजार रहा हूं, तो सिलेंडर को शीट में से गुजारने पर शीट के इतने से एरिया में कोई चार्ज था? यस सर। क्या अब वो चार्ज सिलेंडर के अंदर नहीं चला गया? इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर ने इस शीट का कुछ चार्ज अपने एरिया में एब्जॉर्ब कर लिया है, या एब्जॉर्ब तो नहीं, मतलब ये कहेंगे कि शीट का कुछ चार्ज इस सिलेंडर के इतने से एरिया में एनक्लोज्ड हो गया है। क्या ख्याल है? इसका मतलब जब मैं देखें इस सिलेंडर को गुजार रहा हूं, जाहिर बात है शीट के इतना सा जो एरिया जो सिलेंडर का है उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज तो आएगा ना शीट का। याद रखिएगा उस चार्ज पर यूनिट एरिया को, किसको, वो जो चार्ज एनक्लोज होता है, उस चार्ज को जिस एरिया में वो एनक्लोज हो रहा है, उस चार्ज पर यूनिट एरिया को हम फिजिक्स वाला क्या नाम देता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों हम इसको क्या नाम देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नहीं बोलना, डेंसिटी बोलना है। क्या बोलना है, डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम फिजिक्स वाले
बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज क्यू और एरिया ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो बच्चों सिग्मा किसके बराबर आ गया, क्यू ओवर ए। अब यहां से दो तीन एमसीक्यू बनते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। एरिया भी कौन सी है, स्केलर। तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे, आंसर भी क्या आएगा, स्केलर आएगा। फिर एक और एमसीक्यू बनता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। मगर हमने क्या निकालना, जल्दी बोलना जरा, हमें क्या चाहिए, हमें तो चार्ज चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये a नीचे डिवाइड हो रहा है तो जाके वो हो जाएगा था, तो q इज इक्वल टू सिग्मा a। क्या आ गया, q इज इक्वल टू सिग्मा a। ले जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने दूसरा स्टेप भी फटे पे डाल दिया। ले जी, इसके बाद आया बच्चों तीसरा स्टेप। वाओ, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। बच्चों गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने, ये है आपका थर्ड स्टेप। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनना। एक ही हाई लेवल की बात बताने लगो, ये डायग्राम आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो जरा, इधर आओ पापा के पास, ये देखो ना बच्चों, ये देखें, ये चार्ज इसके अंदर मौजूद है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी बाहर को निकल रही है, बोले इधर से भी बाहर को निकल रही है। यानी इस पूरे मतलब ये चार्जेस जितने भी हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से बाहर को आ रही है। यस सर। अरे बोलते नहीं हो, इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। क्या बोल रहे हैं, इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सारी स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे है। अच्छा आप मजे की बात सुनिए, ये है एक एंड फेस, इस एंड फेस का एरिया वेक्टर किधर को होगा, वाई को नहीं होगा। एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए, अगर ये एंड फेस है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर को नहीं होगा, वो बाहर को होगा ना एरिया वेक्टर। अगर सरफेस ऐसे हो, अगर सरफेस परपेंडिकुलर हो तो एरिया वेक्टर पैरेलल होता है। अगर सरफेस पैरेलल पड़ी होती है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक में बड़ी डिटेल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में बड़ी डिटेल में बताई हुई है ये बात। तो अगर सरफेस ये ऐसी है तो एरिया वेक्टर बाहर को, इस एंड फेस का भी एरिया वेक्टर किधर को होगा, वाओ ये देखो, हाँ जी बोनस की। अब देखो इधर, अब ये कर्व्ड फेस जो है इसका एरिया वेक्टर किधर को होगा, ये तो बाहर को होगा ऐसे, मतलब कर्व के ऊपर हर साइड पर एरिया वेक्टर बाहर को होगा। तो आप जरा एक चीज पे गौर करें, ये पेपर में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपको बता रहा हूं, मगर लिख लेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। अब देखें, हमने निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बोले राइट एंड फेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कर्व्ड फेस। डन हो गया बच्चों। मैं लिखूंगा यहां पे लेफ्ट एंड फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA cos 0 डिग्री प्लस EA cos 0 डिग्री प्लस EA cos 90 डिग्री। अब सोचनेबल बात यहां पर ये है कि बच्चे कहते हैं सर जी ये एंगल कैसे है। अब मैं छोटा उतार दूंगा अगर तुम लोगों ने भी ना बताया। ये देखो ना भाई, ये देखिए लेफ्ट साइड पर E और A क्या है, पैरेलल। राइट साइड पर भी E और A क्या है, पैरेलल। मगर कर्व्ड फेस के ऊपर E बाहर को है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एंगल हो गया 90। मजे की बात ये पूरी चीज होगी शून्य, शून्य बोले तो 0 और cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। इसका मतलब आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा EA जमा EA which is equal to 2EA। बच्चों ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ गया, 2EA के बराबर आ गया। एक मतलब बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू आ गया भी कि बताएं गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन जो है, इसमें जो हम सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 2EA। क्या बच्चों 3 स्टेप हो गए। ले जी लास्ट स्टेप फिर जिंदगी में सुकून। फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय यूजिंग कौन सा लॉ, गॉसेस लॉ। बच्चों मेरी बात से सुनना, ये देखो गॉसेस लॉ का फार्मूला क्या था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। मेरी बात सुने, क्या मैंने आपको बताया था दूसरे और तीसरे स्टेप की आंसर हमने किसमें पुट करने हैं, चौथे स्टेप में पुट करने हैं। वाह मजे। देखो पहला वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 क्यों कितना आया, सिग्मा A।
बच्चों क्या ये ए इस ए से कट गया? Yes. आपके पास क्या बचा? 2e is equal to sigma divided by epsilon naught। अगर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि e की जो वैल्यू है वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। e की वैल्यू कितनी आई? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। और आपको पता है जैसा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं तो राइट साइड के ऊपर हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? Unit vector. तो बच्चों अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी? E is equal to sigma over 2 epsilon naught। सारी बात है, जब यहाँ के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा तो यहाँ पे आगे यूनिट वेक्टर भी मस्त है। क्या है? किसी भी चीज को वेक्टर बनाना हो, किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना हो तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दे तो वो वेक्टर बनती है। Yes. ये तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब वो किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी के मुंह को वेक्टर बना देता है। क्या क्या? तो ले जी ये यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी जरा बच्चा बताएगा? दिस यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग नॉर्मल टू द शीट। किसके अलोंग होगा? नॉर्मल टू द शीट। नॉर्मल टू द शीट से मतलब शीट के परपेंडिकुलर होगा ये यूनिट वेक्टर। ये देखें अगर आपकी शीट ऐसे है ना, भाई मेरी बात सुनो, ये शीट है, चलो मुझे खुद बताएं इस शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है सारी की सारी, क्या वो ऐसे बाहर को नहीं निकल रही? अरे बोलते नहीं हो। और शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रही है दोनों साइडों पर। तो जाहिर बात है यूनिट वेक्टर, आप वेक्टर किसको बना रहे हैं? ई को। तो यूनिट वेक्टर भी तो इसका इसी डायरेक्शन में होगा करेगा, तो वो हमेशा शीट के बच्चों क्या आया करेगा? परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर है। ले जी बच्चों, ये आप लोगों का सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ थी जो कि मेरी तरफ से बशीर हो गई है। हाँ,